प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि सर्व विदित हैं, आप परिचित ही हैं हमारे वीडियो से। होली के पहले मैं एक वीडियो दिया था बुधवार को, इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस। और होली के बाद यह पहला वीडियो मैं आज मंगलवार को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर शुरू हुआ था और प्राचीन भारत के इतिहास को मैं 3 खंडों में बताया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट कॉलम इज प्री हिस्ट्री, और प्री हिस्ट्री में मैं स्टोन एज और कॉपर एज को बहुत ही विस्तार पूर्वक वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। और सेकेंड टर्म में मैं प्रोटो हिस्ट्री को लेकर शुरू हुआ था, और प्रोटो हिस्ट्री आप जान रहे हैं कि 2500 से लेकर 600 बीसी तक इंडिया में है। तो 2500 से लेकर 1500 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और 1500 से 600 बीसी तक वैदिक काल है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता और विश्व की नदी घाटी किनारे 4 सभ्यताओं में सबसे बड़ी क्षेत्रफल पर और सबसे विकसित सभ्यता को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी और वो अफगानिस्तान और भारत के कई क्षेत्रों तक यह बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ था। तो प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत मैं शुरू किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर मैं पूर्व में होली के पूर्व इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का वीडियो बना चुका हूं, और आज होली के बाद मंगलवार को दिनांक 18 मार्च 2025 को मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। यह है पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पर मैं आज बोलने वाला हूं, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज का चैप्टर है पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई, और आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और भारत के क्षेत्रों में यह करीबन 20 लाख हेक्टेयर पर इतनी बड़ी सभ्यता फैली हुई है, और करीबन 600 वर्षों तक यह परिपक्व अवस्था में, प्रफुल्लित अवस्था में यह सभ्यता का विकास हो रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी सभ्यता जिसका विकास पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर इंडिया तक फैला हुआ है, और इतनी योजनाबद्ध ढंग से यह व्यवस्था बनी हुई है, और इसमें एक एक बिंदु जो शहर की योजना है, चाहे मॉप टाउन है, या इसकी योजनाबद्ध ढंग से हर बिंदु को रखा गया है, चाहे सड़क हो एक दूसरे पर संपूर्ण पर काट रही है। तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी सभ्यता का कहीं न कहीं योजना ढंग से कोई व्यक्ति इसका जो है निर्वहन कर रहा होगा। इसलिए इतिहासकार निश्चित तौर पर यह कुछ न कुछ इतिहासकार अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता जो 20 लाख हेक्टेयर पर फैली हुई है, और इतनी बड़ी सभ्यता जो योजनाबद्ध ढंग से विश्व को अपना एक आदर्श प्रस्तुत कर रही है, उस आदर्श में इसकी सड़क योजना हो, चाहे मकान की योजना हो, चाहे इसकी माप तौल हो, तो हर बिंदु पर यहां पर कुछ न कुछ कोई इस पर एक शासन वर्ग रहा होगा। अब लेकिन यह पूरी रूप से प्रमाणित मैं नहीं कर सकता हूं कि चूंकि सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की भांति यहाँ कोई मंदिर नहीं है, इसलिए यह मैं कह सकता हूं कि इसके शासन में कोई पुरोहित वर्ग का ही हाथ हुआ होगा। अब बात होती है कि सिंधु सभ्यता में जो इसकी राजनीतिक बिंदु हैं, तो राजनीतिक बिंदु में अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग मत को प्रस्तुत किया है।
इतिहासकार हंटर महोदय ये बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो व्यवस्था है वो जनतांत्रिक पद्धति के आधार पर हुआ होगा, ये बात बताते हैं। फिर इतिहासकार मैके कहते हैं कि यह जो समाज है, यहाँ की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, ये प्रतिनिधि मूलक रहा होगा। और इतिहासकार स्टुगट पिगट कहते हैं क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो जुड़वा जगह है, इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का शासन कोई पुरोहित वर्ग के हाथों में हुआ होगा, लेकिन यह पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो सिंधु का समाज है वो नहीं, किंतु तो एक बात तो निश्चित है कि इतना योजनाबद्ध ढंग से कुछ न कुछ इसमें केंद्रीय शक्ति का हाथ हुआ होगा। अब बात होती है कि यह जो सभ्यता है इसमें कई लोग हैं, भूमध्यसागरीय हैं, प्रोटो एस्ट्रॉइड है, अल्पाइन लोग हैं, नार्दिक लोग हैं, मंगलोइड लोग हैं, तो कई लोग इसमें मिश्रण भी हैं। तो आप फ्रेंड्स इस बात से भली भांति जानते हैं कि सिंधु सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय लोग निवास करते थे। और यह जो भूमध्य सागरीय लोग हैं वो सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो में स्थित थे। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महानगर मोहनजोदड़ो है और वहां पर सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय लोग हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय लोग हैं। और ये भूमध्य सागरीय लोग अधिकांश जो है साउथ इंडिया में अभी पाए गए हैं और वो पूरी साउथ इंडिया में भूमध्य सागरीय लोग फैले हुए हैं। इसके बाद जो है अल्पाइन लोग, ये अल्पाइन लोग भी कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, इस जगह पर अल्पाइन लोग फैले हुए हैं। इसके बाद सिंधु सभ्यता के जो नार्दिक लोग हैं वो अंडमान निकोबार में पाए गए हैं जिसका मुख्य काम मछली पालन था। इसके बाद सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी छोर है, जो हिमालय की तराई वाले क्षेत्र हैं, सिक्किम हो, मेघालय हो, म्यांमार हो, वो सब वहां पर मोंगलोइड लोग निवास करते थे। और अभी 17वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आ चुकी है कि मंगलोइड लोग कहाँ के निवास करते थे। वो पूर्व की ओर हिमालय की तराई के क्षेत्र में मंगलोइड लोग रहते थे। तो मैंने निश्चित तौर पर बताया कि सिंधु के समाज में कई जाति हैं और इसकी मापताल की योजना हो, इसकी सड़क योजना हो, इसकी मकान की योजना हो, बहुत ही योजना ढंग से बसाई गई है। और यह पर्यावरण को ध्यान में रखकर इसका पूरा निर्वहन किया गया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता प्रकृति के पुजारी थी। तो अलग अलग इतिहासकार ने इस पॉलिटिकल बिंदु पर पहुंचा है और अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग वक्तव्य दिया है फ्रेंड्स। और निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि यह एक प्रकृति की अद्भुत सभ्यता है। और जब तक ये पृथ्वी है इस सभ्यता एक जीवित अवस्था में पाई गई है, क्योंकि इस सभ्यता की बहुत सारी चीज विश्व के लिए आदर्श का स्रोत अभी तक बने हुए हैं। दैट्स ऑल। तो मैं फ्रेंड्स आज पॉलिटिकल को लेकर छोटी सी वीडियो में आपको प्रस्तुत किया और अभी इसके बिंदु को लेकर मैं अगले वीडियो में रियलाइजेशन को लेकर और डिक्लीन को लेकर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आज पॉलिटिकल पर छोटी सी वीडियो में आज प्रस्तुत किया हूं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ी है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिए और आप अपनी मंजिल को पाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।